गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सनी वाधवानी। स्टूडेंट्स, आज प्लस वन कॉमर्स की अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक रहेगा टाइप और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। इट मीन्स अकाउंटिंग की ब्रांचेज कितनी हैं। क्या समझे स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग की ब्रांचेज कितनी हैं। मोस्टली किसी ऑथर ने, मतलब अगर आप 2-3 ऑथर की बुक लेते हो तो किसी ऑथर में इसकी ब्रांचेज 4 हैं और किसी ऑथर ने इसकी ब्रांचेज 5 बता रखी है। सो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग की ब्रांचेज। फर्स्ट ब्रांचेज है इसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट ब्रांचेज इसकी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट टाइप है इसका कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है इसका टैक्स अकाउंटिंग और उससे नेक्स्ट है इसका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं। व्हाट मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी फर्म और किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती है उसको शो करती है। फाइनेंस का मतलब यहाँ पे पैसों से लगाया गया है, मतलब एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब उसका कैश फ्लो, उसका फंड फ्लो कितना स्ट्रोंग है। ध्यान देना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट शो करनी पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट अपने को ग्रॉस प्रॉफिट शो करेगा। ध्यान देना स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट अपने को ग्रॉस प्रॉफिट शो करेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताएगा। ध्यान देना स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट जब भी अपने बनाएंगे तो उससे अपने को क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या ग्रॉस लॉस मिलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस जब भी अपने बनाएंगे या प्रिपेयर करेंगे उससे अपने को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलेगा। और बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन को शो करती है। आप हमेशा याद रखना, जब भी आप न्यूज़पेपर देखते हो, कब मार्च के टाइम, फरवरी मार्च के टाइम किसी बड़ी कंपनी की, किसी बड़े बैंक की आपको बैलेंस शीट शो करती है। वो बैलेंस शीट इसलिए शो की जाती है ताकि इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी से जुड़े, इन्वेस्टर्स उस कंपनी की बैलेंस शीट देख के ये देखते हैं कि इस कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले नहीं बनेंगे, इसकी इसका फ्लो चार्ट कैसे तैयार होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या शो करना पड़ेगा, जर्नल बनाना पड़ेगा जो 11th कॉमर्स का बेस रहेगा। ध्यान देना, सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, जर्नल। जर्नल से आपको क्या बनानी पड़ेगी, लेजर। कहने का मतलब है अकाउंटिंग की जितने भी अकाउंट आपके पास आए हैं उनकी क्लासीफाई कर देना। और उसके बाद में लेजर के बाद में आपको क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस शो करना पड़ेगा। और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो फाइनल अकाउंट आप बना रहे हो उस फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीन्स होगा, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगी। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांचेज है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच का काम करेगी और वो कैसे करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट का पता होना जरूरी है। कहने का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए उस पर इन्वेस्ट की गई अमाउंट कॉस्ट कहेगी। सपोज करो मेरे पास एक पेन है। क्या स्टूडेंट, ये पेन मेरे पास है। अब इसकी कैप, अब ये पेन है गोल्डेक्स कंपनी का। इस गोल्डेक्स कंपनी ने जब इस पेन को बनाया, अपने को ये कितने में मिल रहा है, रिटेल में 5 रुपए में। अपने को कितने में मिल रहा है, 5 रुपए में। जब इस पेन को बनाया उस कंपनी ने, तो इस कैप की कॉस्ट का उस कंपनी को पता है। इस कैप की कॉस्ट का उस फर्म या इस कंपनी को पता है कि इस कैप के कितने रुपए लगे हैं। अब बात आती है अंदर के रिफिल की। उस कंपनी ने, इस कंपनी ने पेन बनाया है ना, उसको इसका भी पता है कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, इस रिफिल की कॉस्ट क्या है और इसकी कॉस्ट क्या है। तो कहने का मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए रखना पड़ेगा ताकि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसकी एक्चुअल कॉस्ट का पता चले। क्यों?
ताकि उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट को सेल या परचेज करने के लिए प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए क्या बनाया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया जाता है। और एक बड़ी फर्म को, एक बड़ी कंपनी को ध्यान देना, एक CMA रखना जरूरी होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट रखना जरूरी होता है। और ये पूरा मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको पूरा मटेरियल आपको अपनी बड़ी क्लासों में पूरी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। कहने का मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी बुक ही आपको मिल जाएगी आगे बड़ी क्लासों में। मेनली इसमें कॉस्ट शीट बनती है। कॉस्ट शीट अपने को यही शो करेगी कि एक प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगता है। मेरे हाथ में फिलहाल चौक है, इस चौक को बनाने में कितना खर्चा लगा वो आपको कौन शो करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग शो करेगी। ध्यान देना, अपने आसपास जितना भी मटेरियल है उनको बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है, कहने का मतलब है अगर वो फैक्ट्री होगी तो उसको अपना कॉस्ट अकाउंटिंग रखना जरूरी होगा। आपने ईंट भट्टे पर काम देखा होगा, जो ईंट बनती है, ईंट भट्टे को भी अपनी कॉस्ट शीट रखनी जरूरी होती है ताकि उसको पता चले हमने लेबर पे कितना खर्चा किया, मैं ईंट का खर्चा कितना हुआ, मिट्टी का खर्चा कितना हुआ, ठीक है, वहाँ पे लाइट पानी का खर्चा कितना हुआ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अपने को यही शो करेगी कि एक प्रोडक्ट पे लगने वाला एक्सपेंसेस कितना है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी कंपनी का मैनेज करने का तरीका है, किसी कंपनी का मैनेज करने का तरीका है। और इसके नाम छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बिना किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं चलेगा। एक कंपनी है वो अगर शेयर मार्केट का काम करती है, वो अपनी शेयर की वैल्यू ध्यान रखना चाहती है तो उसे कौन सा अकाउंटिंग बनाना पड़ेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग शो करना पड़ेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलेंगे, जो कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, किसी बड़ी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैश फ्लो, फंड फ्लो, बजटरी, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, बहुत सारे चैप्टर हैं जो फाइनेंशियल या मैनेजमेंट अकाउंटिंग को शो करेंगे। ये भी आपकी बड़ी क्लासों का एक बहुत बड़ा टॉपिक आपके पास होगा। अगर आपके पास 11th या +2 में इकोनॉमिक्स का पार्ट्स होगा, अगर आपके पास 3rd सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होगा तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको अलग से ही मिल जाएगी और ये चैप्टर आपको 11th और 12th में पढ़ने को ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं टैक्स अकाउंटिंग। आप भी जानते हो क्योंकि रात दिन टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर टैक्स की चर्चा जरूर होती है, टैक्स के ऊपर डिस्कस जरूर होती है। तो टैक्स अकाउंटिंग में फिलहाल अपने सबसे बड़ा पार्टेशन इनकम टैक्स का चल रहा है। और जितने भी बिजनेस वर्ग के लोग हैं, जिसकी फर्म है और जो दुकानें हैं, वो क्या पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। तो ध्यान देना, टैक्स अकाउंटिंग के अंदर इनकम टैक्स और जीएसटी का पार्ट आपके पास है। नेक्स्ट पार्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये वैसे कोई अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन आज के टाइम में इसकी भी चर्चा है। क्यों? जितनी भी बड़ी फर्म है, जितनी भी बड़ी कंपनी है, वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखती है। आपने एक न्यूज़ देखी होगी, एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए, इसका 1% एजुकेशन में खर्च होगा। जब वो कंपनी का तो नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, आईटीसी कंपनी का अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसका 1% एजुकेशन पर खर्च होता है। वो किसका पार्ट है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। दूसरी बात, ये सारे टॉपिक स्टूडेंट आपके लिए नए हैं, तो ये वह में मत रहना, एक बार में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका मेनली रीजन आपके पास ये होगा क्योंकि 10th तक आपने अकाउंट्स या बिजनेस का पोर्शन नहीं पढ़ा है, 11th में सब चीज़ आपके लिए नहीं है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा धैर्य जरूर रखना, एक क्लास को 2 से 3 दफ़ा देखना, आपको हर टॉपिक अच्छी तरह क्लियर होगा। क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी बातें हैं, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि यार ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, सर ने तो बता दिया, अब समझ में कैसे आएगा। तो ये स्टूडेंट बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन आपको फिलहाल थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी बातें बतानी पड़ेंगी। स्टेप बाय चलो मेरे साथ, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। सो स्टूडेंट्स, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक आपका अगर अच्छी तरह हो गया तो फिलहाल 2 से 3 मिनट लो, आप इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में। मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करता हूं, और इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं अकाउंटिंग का अदर सब्जेक्ट्स के साथ।
क्या क्या रिलेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको टॉपिक को एक बार नोट कर लो, 2 से 3 मिनट लो। हाँ स्टूडेंट्स, वो टॉपिक आपने नोट कर लिया होगा। अब अपने आगे के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आज का इसका ही सेकंड टॉपिक है अकाउंटिंग का अदर सब्जेक्ट्स के साथ या अदर जो अपने आसपास के सब्जेक्ट लगते हैं उनके साथ इनका क्या रिलेशंस है। सबसे पहले मैंने 4 से 5 रिलेशंस यहाँ पे आपके आगे लेकर आया हूँ। सबसे पहला रिलेशंस है अकाउंटिंग का मैथमेटिक्स से, अकाउंटिंग का स्टैटिक्स से, अकाउंटिंग का मैनेजमेंट से, अकाउंटिंग का इकोनॉमिक्स से और अकाउंटिंग का लॉ से। कितने रिलेशंस हैं स्टूडेंट्स? 5 रिलेशंस है। पहले डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग का मैथमेटिक्स के साथ। मैं मैथमेटिक्स को डिस्कस बाद में करता हूँ, पहले अकाउंटिंग का बता देता हूँ। अकाउंटिंग में अगर आपने पहली वीडियो पे गौर किया होगा तो अकाउंटिंग के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सब अमाउंट में होते हैं, मनी में होते हैं। कहने का मतलब है ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होगा जिसमें अमाउंट ना हो, पैसा ना हो, रुपया पैसा ना हो, क्योंकि बिना पैसों का ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग में नहीं किया जाता। अगर बिना पैसे अमाउंट आ गई तो अमाउंट का रिलेशंस किससे होता है? मैथमेटिक्स से। सपोज करो एक बड़ी कंपनी है, कपड़े का काम करती है, एक जीन्स की कीमत 600 रुपये है। एक जीन्स की कीमत कितनी है? 600 रुपये। सपोज करो 100 जीन्स किसी रिटेलर को सप्लाई किया। अगर 100 जीन्स सप्लाई किया तो अमाउंट हुई कितनी? 60,000 रुपये की अमाउंट हुई। ये 60,000 अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी। कहने का मतलब है मैथमेटिक्स अगर किसी बंदे को आ रही है तो वो अकाउंटिंग के साथ उसका रिलेशंस जरूर बन सकता है। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 600 इंटू 100 करोगे, कितनी आ गई अमाउंट? लगभग 60,000 की अमाउंट आ गई। और ये अमाउंट का रिलेशंस किसके साथ है? मैथमेटिक्स का है। और मैथमेटिक्स का रिलेशंस किसके साथ है? अकाउंटिंग का। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए। इंटरेस्ट एन्युटी मतलब 1 साल का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी हो तो वो अगर मैथमेटिक्स में भी यही कैलकुलेशन होती है। और ये कैलकुलेशन कहाँ पे होती है? अकाउंटिंग के अंदर होती है। एक और एग्जांपल लिखा है डेप्रिसिएशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बार हल्की से डिस्कस कर देते हैं। सपोज करो आप फैक्ट्री चला रहे हो और आपके पास बिल्डिंग है फैक्ट्री की, ठीक है। वो बिल्डिंग टाइम टू टाइम उस बिल्डिंग की वैल्यू कम होती जा रही है। आप ये मान रहे हो कि मेरी बिल्डिंग की वैल्यू 10% कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? 10% कम हो रही है। तो वो जो वैल्यू कम हो रही है वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। यही कैलकुलेशन आप मैथमेटिक्स में करोगे। अगर मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आपसे हो रही है तो मैथमेटिक्स का रिलेशन किसके साथ है? अकाउंटिंग के साथ। नेक्स्ट है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम किसी भी प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट में लेने का तरीका है। जैसे मैंने एक कार खरीदी, कार की वैल्यू 6 लाख रुपए है, बट मेरे पास नगद में इतना रुपया पैसा नहीं है कि मैं कार की 6 लाख की 6 वैल्यू उसी टाइम दे आऊँ। मैंने उस शॉपकीपर को कहा इसको मुझे इंस्टॉलमेंट पर कर दे। इस शॉपकीपर ने कहा अगर आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो आपको साथ में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने मेरी एक इंस्टॉलमेंट की कीमत कर दी, सपोज करो 65,000। कार की वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपीज। कार की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। और एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी कर दी? 65,000 एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कर दी। अब मुझे कहा आप 10 इंस्टॉलमेंट पे कर देना। अगर मैं 10 इंस्टॉलमेंट पे करूँगा तो 6,50,000 पे करूँगा, जबकि कार की वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपीज है। तो बीच में जितनी भी अमाउंट होगी, जी बीच में अमाउंट कितनी बच रही है? 50,000 की अमाउंट है। और ये 50,000 की अमाउंट किसका काम करेगी? इंटरेस्ट का काम करेगी। ये 50,000 की अमाउंट किसका काम करेगी? इंटरेस्ट का काम करेगी। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये कैलकुलेशन करनी आ रही है तो कहने का मतलब आपको मैथमेटिक्स आ रही है और मैथमेटिक्स का रिलेशन किसके साथ है? अकाउंटिंग के साथ है। नेक्स्ट है
अकाउंटिंग का रिलेशन स्टैटिक्स के साथ। स्टैटिक्स होता क्या है, सबसे पहले ये बात समझने की कोशिश करो। स्टैटिक्स होता है डाटा का कलेक्शन। स्टैटिक्स किसका कलेक्शन होता है? डाटा का कलेक्शन। मान लो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अपने डाटा का कलेक्शन जरूर रखती है। रीजन ये है कि मान लो एक मोबाइल कंपनी है, वो अपने डाटा का कलेक्शन रखेगी कि 2016 में मेरे मोबाइल की सेल इतनी थी और इतना प्रॉफिट कमाया था, इतना एक्सपेंसेस किया था और इतनी नई ब्रांचेज ओपन की थी। 2017 में इतने मोबाइल की सेल की थी। वो लास्ट ईयर से करंट ईयर की कंपैरिजन करती जाती है और वो कंपैरिजन इसलिए की जाती है ताकि उसकी अकाउंटिंग में शो कर सके कि हमने लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट शो किया था, इस ईयर इतना प्रॉफिट शो हो रहा है, उससे नेक्स्ट ईयर इतना प्रॉफिट शो हो रहा है, लास्ट ईयर इतनी सेल की थी, इस साल इतनी सेल की थी। और जितना भी डाटा रखे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्टैटिक्स। मतलब डाटा का कलेक्शन कहाँ पे होता है? स्टैटिक्स में होता है। और स्टैटिक्स का रिलेशन किसके साथ है? अकाउंटिंग के साथ है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका अकाउंटिंग का मैनेजमेंट के साथ रिलेशंस। अकाउंटिंग का किसके साथ रिलेशंस? मैनेजमेंट के साथ। एक अच्छी अकाउंटिंग करने के लिए अच्छा मैनेजमेंट होना जरूरी है। एक अच्छी अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग को प्योर करने के लिए, अपने डाटा को सही रखने के लिए, अपने एम्प्लॉय पर कंट्रोल रखने के लिए अच्छा मैनेजमेंट होना जरूरी है। और मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या? प्लानिंग। सबसे पहले क्या किया जाएगा? प्लान बनाया जाएगा कि आपको इस तरह काम करना है, आपको पूरे मंथ की स्ट्रेटजी तैयार करनी है। आप अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसका सबसे पहले प्लान बनाया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से एरिया में कहाँ बिकेगा। और अगर वो आपका मैनेजमेंट सही होगा जब भी आपकी अकाउंटिंग सही होगी। नेक्स्ट है अपना पार्ट स्टूडेंट्स अकाउंटिंग का इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशंस। अकाउंटिंग का किसके साथ रिलेशंस? इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशंस। ध्यान देना, इकोनॉमिक्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले अपने पास एक मेन टॉपिक अपने पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई। क्या पढ़ते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी बड़ी कंपनी की को ये ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और मेरे प्रोडक्ट की जितनी डिमांड है क्या उसके बराबर सप्लाई हो रही है। आप कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है, जैसे आईफोन ने कोई नया मोबाइल लॉन्च किया, लॉन्च करने से पहले वो ऑनलाइन ट्रेडिंग निकालता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में वो ये देखता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उस प्रोडक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या वो सप्लाई कर पा रहा है। अगर वो सप्लाई कर पा रहा है तो अपना यही देखेगा कि जितनी सप्लाई उसने की है क्या उस सप्लाई के पीछे उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल रहा है। इसका मेरा कहने का सीधा सा मतलब है अकाउंटिंग का रिलेशंस किसके साथ, अकाउंटिंग का रिलेशंस किसके साथ है? इकोनॉमिक्स के साथ है। नेक्स्ट है इसमें जैसे इकोनॉमिक्स डाटा भी लिखे हैं कि आप बहुत सारे, अगर आप इकोनॉमिक्स का आगे चैप्टर पढ़ोगे या 10th तक आपने इकोनॉमिक्स का कुछ पार्टीशन पढ़ा है तो कुछ ग्राफ बनते हैं। वो ग्राफ ये शो करते हैं जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो 2000 जैसे पीछे से ग्राफ क्रिएट करती आ रही है। ग्राफ क्रिएट करने का मतलब ये होता है, मान लो सपोज करो वो अपने प्रॉफिट का ग्राफ देख रही है, जैसे उसका 2016 में प्रॉफिट है 50 करोड़। 2015 में प्रॉफिट कितना है? 16 में 50 करोड़ है। 17 में उसका प्रॉफिट हो गया 53 करोड़। मेरा कहने का मतलब है ये जितने भी प्रॉफिट उसके होंगे तो वो ग्राफ बना लेगी। और वो ग्राफ किसके लिए होते हैं? इकोनॉमिक्स के होते हैं। वो ग्राफ किस में शो होते हैं? इकोनॉमिक्स में शो होते हैं। वो ये बताते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है या डिक्रीज होता जा रहा है। तो कहने का सीधा सा मतलब है अकाउंटिंग का लिंक किसके साथ है? इकोनॉमिक्स के साथ लिंक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग का लॉ के साथ लिंक। कहने का मतलब है जब भी आप अकाउंटिंग स्टार्ट करते हो या अकाउंटिंग से रिलेटेड जस्ट लाइक पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, इनकम टैक्स, या कहने का मतलब है कोई कंपनी का टॉपिक स्टार्ट कर दिया, अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको रूल ध्यान होने चाहिए। पार्टनरशिप से का एक्ट कौन सा बना हुआ है? 1932। पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा बना हुआ है? 1932। अगर आप कंपनी एक्ट की बात करते हैं तो कंपनी का कौन सा एक्ट बना हुआ है? 2013 एक्ट बना हुआ है। अगर आप बैंकिंग एक्ट पर कोई काम करते हो तो बैंकिंग एक्ट का कौन सा रूल बना हुआ है? 1949। और अकाउंटिंग के साथ इनका लिंक कैसे है?
आपके पास जैसे प्लस 2 में पार्टनरशिप के पूरा पोर्शन है, आपके पार्टनरशिप के 4 चैप्टर हैं और पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल कहाँ पे हैं, 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पार्टनरशिप के रूल ध्यान रखने पड़ेंगे ताकि आप पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंटिंग कर पाओ। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपका अच्छी तरह कवर हो गया होगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा जरूर देखिएगा, जब भी आपका टॉपिक अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।